सबसे पहले देखते हैं ओएसआई मॉडल की जो लेयर है और इसको आपको कैसे याद रखना है। तो देखिए, सबसे अगर पहली लेयर अगर आपसे पूछे तो सबसे पहली लेयर है फिजिकल लेयर, देन है उसके बाद डेटा लिंक लेयर, और उसके बाद है नेटवर्क लेयर, फिर ट्रांसपोर्ट लेयर, क्या है ट्रांसपोर्ट लेयर, और फिर सेशन लेयर, और देन है उसके बाद प्रेजेंटेशन लेयर, और फिर उसके बाद है आपका एप्लीकेशन लेयर। तो इस लेयर को आप अच्छे से याद रखिएगा। एक बार इसको फिर से देखते हैं। चलिए, सबसे पहली लेयर है और इस लेयर का नाम क्या है, फिजिकल लेयर। उसके बाद दूसरी जो लेयर है इसका नाम है डेटा लिंक लेयर है। देन उसके बाद है नेटवर्क लेयर, उसके बाद है ट्रांसपोर्ट लेयर, और फिर है सेशन लेयर, और नेक्स्ट है प्रेजेंटेशन लेयर, और यहाँ पर आप देख सकते हैं यह है एप्लीकेशन लेयर। तो आपको एक क्रम याद रखना है, एक क्रम बहुत ज़रूरी है। क्या है, एक क्रम जो है बहुत ज़रूरी है, यहाँ से प्रश्न जरूर पूछा जाता है। तो आपसे यहाँ से कई टाइप के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जैसे पूछ लेगा कि ओएसआई मॉडल में सबसे पहली लेयर का नाम बताइए, तो यह फिजिकल लेयर हो जाएगी। क्या हो जाएगी, फिजिकल लेयर इस पहली लेयर का नाम है। दूसरी लेयर क्या है, डेटा लिंक लेयर है। तीसरी है नेटवर्क लेयर, चौथी है ट्रांसपोर्ट लेयर, पांचवी है सेशन लेयर, छठवीं है प्रेजेंटेशन लेयर, और सातवीं है एप्लीकेशन लेयर। अच्छा, जो ट्रांसपोर्ट लेयर होती है इसी को बोला जाता है हार्ट ऑफ ओएसआई कहा जाता है। क्या कहते हैं, हार्ट ऑफ ओएसआई, यानी ओएसआई की जो हार्ट है उसको ट्रांसपोर्ट लेयर को कहा जाता है। ओएसआई का हृदय किसे कहते हैं, ट्रांसपोर्ट लेयर को कहते हैं। और ऊपर जो एप्लीकेशन लेयर है और सेशन लेयर है इसके बीच में प्रेजेंटेशन लेयर स्थित है। और जो ये पूरी लेयर होती है इसी को बोला जाता है सॉफ्टवेयर लेयर कहा जाता है। क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर लेयर कहते हैं। नेक्स्ट है नेटवर्क लेयर और फिजिकल लेयर के बीच में कौन सी लेयर होती है, डेटा लिंक लेयर होती है, और इसी को बोला जाता है हार्डवेयर लेयर कहा जाता है। क्या कहते हैं, हार्डवेयर लेयर कहते हैं। तो आपको इन सब पॉइंट को अच्छे से याद रखना है कि फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और एप्लीकेशन लेयर है। तो इसी क्रम में आपको अच्छे से याद रखना है एज इट इज़। चलिए अब आगे चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट है ओएसआई का पूर्ण रूप क्या होता है। तो ओएसआई का पूर्ण रूप होता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन होता है। सबसे ऊपर हमने डिस्कस कर लिया है। अगला पॉइंट है आईएसओ के द्वारा 1984 में इसे विकसित किया गया था। बात करें अगर आईएसओ के पूर्ण रूप की, तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन इसका पूर्ण रूप होता है। अगला पॉइंट है ओएसआई मॉडल किसी भी नेटवर्क में दो यूजर के मध्य कम्युनिकेशन के लिए रेफरेंस मॉडल है। ओएसआई क्या करता है, ओएसआई मॉडल किसी भी नेटवर्क में दो यूजर के मध्य कम्युनिकेशन का वर्क करता है। और इसमें जो होती हैं हर लेयर एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होती हैं। ठीक है, हर लेयर एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होती हैं। अभी आगे चीज़ें मिलेंगी। ओएसआई मॉडल के बारे में और थोड़ा सा देख लेते हैं। कह रहा है कि इस मॉडल की प्रत्येक लेयर दूसरे लेयर्स पर निर्भर नहीं करती हैं। इस मॉडल की प्रत्येक लेयर दूसरे लेयर पर निर्भर नहीं करती हैं। एक लेयर से दूसरे लेयर में डेटा का ट्रांसमिशन होता है। ठीक है, एक डेटा से दूसरे डेटा में ट्रांसमिशन होता रहता है। इसका इस्तेमाल रियल लाइफ में नहीं होता है, बल्कि इसका इस्तेमाल केवल रेफरेंस के संदर्भ में होता है, रेफरेंस के रूप में होता है। और ओएसआई मॉडल यह बताता है कि किसी नेटवर्क में डेटा या सूचना कैसे सेंड करना है या रिसीव करना है। ठीक है, ओएसआई मॉडल यही बताता है कि किसी नेटवर्क में डेटा को कैसे सेंड करना है अथवा रिसीव करना है। ओएसआई मॉडल का मेन इंपॉर्टेंट रोल यही है। चलिए, ओएसआई मॉडल से हमने अच्छे से क्वेश्चन को कर लिया है। अब यहाँ पर चलते हैं अगले पॉइंट पर। अगला है इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की। इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की एमएस पावर पॉइंट का इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की है, बहुत ज़बरदस्त है। यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाता है। तो चलिए, सबसे पहला है क्रिएट अ न्यू प्रेजेंटेशन। अच्छा, प्रेजेंटेशन की बात किया है ना, तो देखिए एमएस ऑफिस का इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। एमएस ऑफिस में आप जानते हैं कि एमएस ऑफिस, ठीक है, एमएस ऑफिस सूट में आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी होती हैं। एमएस वर्ड, ठीक है, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, एमएस एक्सेस, ये सारी चीज़ें पढ़नी होती हैं। और उसी का हिस्सा है एमएस पावर पॉइंट। और इसमें हमने शॉर्टकट की से इंपॉर्टेंट चीज़ें कलेक्ट की है। तो सबसे पहला पॉइंट है कि क्रिएट अ न्यू प्रेजेंटेशन। अगर आप एमएस पावर पॉइंट में काम कर रहे हैं, आपको नया प्रेजेंटेशन चाहिए, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, कंट्रोल+N प्रेस करेंगे। क्या करेंगे, कंट्रोल+N प्रेस करेंगे, तो आपके पास नया प्रेजेंटेशन आ जाएगा।
और जब भी पावर पॉइंट की बात करते हैं हमेशा प्रेजेंटेशन इसके साथ यूज होता है। जब भी जहाँ भी अगर प्रेजेंटेशन मिल जाए तो जान जाइए कि यह MS पावर पॉइंट का यहाँ पर वर्क हो रहा है। नेक्स्ट है इंसर्ट अ न्यू स्लाइड। न्यू स्लाइड लेने के लिए क्या करते हैं, Ctrl+M प्रेस करते हैं। देखिए इस दोनों में कंफ्यूज मत होइए, दोनों क्वेश्चन में अगर क्रिएट अ न्यू प्रेजेंटेशन, अगर आपको नया प्रेजेंटेशन चाहिए तो Ctrl+N प्रेस करिए, लेकिन आपको अगर नई स्लाइड को इंसर्ट करना है तो Ctrl+M प्रेस करना पड़ेगा आपको। अगला है डुप्लीकेट द करेंट स्लाइड। अगर आप जिस करंट स्लाइड पर वर्क कर रहे हैं अगर उसी का आपको डुप्लीकेट चाहिए तो आप Ctrl+D प्रेस करेंगे। Ctrl+D करेंगे तो करंट द, ठीक है, डुप्लीकेट द करंट स्लाइड। मान के चलिए हमारे पास यही एक स्लाइड है, क्या है, हमारे पास यही एक स्लाइड है और इसी पर हम अपना प्रेजेंटेशन कर रहे हैं। और हमको करना क्या है, जैसे एज इट इज़ यहाँ पर सारी चीज़ें लिखी हैं, जैसे यहाँ पर सारी चीज़ें लिखी हैं इसी प्रकार हमको एक स्लाइड और चाहिए, तो हम क्या करेंगे, Ctrl+D प्रेस करेंगे तो जैसे यहाँ पर जो चीज़ें हैं सेम एज इट इज़ यहाँ पर एक स्लाइड और बन जाएगी। इसी को बोला जाता है Ctrl+D, यानी डुप्लीकेट द करेंट स्लाइड कहा जाता है। अगला है करंट स्टार्ट स्लाइड शो फ्रॉम बिगिनिंग। और यहाँ पर नीचे देखेंगे स्टार्ट अ प्रेजेंटेशन फ्रॉम द करेंट स्लाइड, दोनों को एक साथ पढ़ते हैं। स्टार्ट स्लाइड शो फ्रॉम बिगिनिंग F5 प्रेस करते हैं और स्टार्ट अ प्रेजेंटेशन फ्रॉम द करंट स्लाइड से यहाँ पर Shift+F5 प्रेस करते हैं। अब दोनों को एक साथ हम समझेंगे ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। देखिए मान के चलिए आपके पास यहाँ पर कई स्लाइड हैं। मान के चलिए आपके स्लाइड है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आपके पास 10 स्लाइड है। यहाँ पर हम नंबरिंग भी कर देते हैं ताकि अच्छे से समझ में आए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखिए दोनों क्वेश्चन अच्छे समझ में आएगा, ये दोनों क्वेश्चन अच्छे समझ में आएगा। देखिए करना क्या है, अब अगर यहाँ से स्टार्ट स्लाइड फ्रॉम द बिगिनिंग, अगर आपके पास 10 स्लाइड आपने तैयार कर लिया, 10 स्लाइड आपने तैयार कर लिया पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में। अब आप चाहते हैं कि बिल्कुल शुरुआत से एकदम अच्छे से 1 बाय 1 करके दिखे, ठीक है, एक के बाद 2 दिखे, फिर 3 दिखे, फिर 4 दिखे, फिर 5 दिखे, फिर 6 दिखे, 7 दिखे, ऐसे मतलब कि पूरा सीरियल वाइज दिखे। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, जैसे ही आप 5 प्रेस करेंगे तुरंत यह स्टार्ट हो जाएगा, यानी 1 नंबर से चलना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर किसी कारणवश मान चलिए यह स्टार्ट हुआ और 4 नंबर तक पहुंचा, चौथी नंबर स्लाइड तक पहुंचा, लेकिन किसी कारणवश यह फंक्शन बंद हो गया या कुछ हो गया, दिक्कत हो गया और आपका यहाँ पर फंक्शन ही बंद हो गया। अब आप सोचेंगे कि यहाँ तो 4 तक चला था, अब उसके आगे फिर से 1 से चलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे ही आप Shift+F5 प्रेस करेंगे, जैसे Shift+F5 प्रेस करेंगे, जहाँ पर स्लाइड आपकी बंद हुई थी वहीं से स्लाइड चलना शुरू हो जाएगी। जैसे 4 तक चली थी, 4 पर बंद हो गई थी, अब 5 से चलना चाहिए, तो 5 से चलना चाहिए, इसके लिए क्या करेंगे, Shift+F5 प्रेस करेंगे तो यह अगली स्लाइड से चलना शुरू हो जाएगी। मान चलिए यहाँ पर 10 स्लाइड है ना, अगर जहाँ पर देखिए अगर कोई लंबा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का वर्क है और उसके बाद वहाँ पर बहुत सारी स्लाइड है, मान के लिए 100-150 स्लाइड है, और किसी कारणवश आप 100 स्लाइड तक पहुँचे और या किसी तरह से फंक्शन बंद हो गया और आपको 101 नंबर स्लाइड से देखना है, तो क्या फिर से देखेंगे? नहीं। इसके लिए आप क्या करेंगे, Shift+F5 प्रेस करेंगे तो यह 101 नंबर से स्टार्ट हो जाएगी। तो आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा, और अगर समझ में आया हो तो एक बार ज़रूर कमेंट करिएगा आप लोग, क्योंकि आपका एक कमेंट और एक लाइक हमें नेक्स्ट वीडियो के लिए मोटिवेट करता है। अगला प्रश्न है स्टॉप द स्लाइड शो। अच्छा चलिए यहाँ पर देखिए एक चीज़ और है, स्टॉप द स्लाइड शो। अगर लगातार स्लाइड चल रही है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे लगातार स्लाइड चल रही है, आप चाहते हैं स्लाइड रुक जाए, तो उसके लिए क्या करेंगे, ESC की प्रेस करेंगे। क्या करेंगे, ESC की प्रेस करेंगे। जैसे ही ESC की प्रेस करेंगे तुरंत यह स्लाइड जो है क्या होगी, रुक जाएगी, तुरंत यह स्लाइड रुक जाएगी। इस चीज़ को याद रखिएगा। अगर आपको स्लाइड रोकना है तो क्या करेंगे, ESC प्रेस करेंगे और ESC जैसे ही प्रेस करेंगे वह स्लाइड रुक जाएगी। चलिए आगे चलते हैं। सेंटर अलाइन टेक्स्ट इन स्लाइड। अगर आपने कोई टेक्स्ट लिखा और उसको आप सेंटर में लाना चाहते हैं तो Ctrl+E प्रेस करेंगे। जैसे मान के लिए हमने R लिखा, ठीक है, R यहाँ पर है और इसको हम सेंटर में लाना चाहते हैं, तो सेंटर में लाने के लिए क्या करेंगे, पहले इसको सिलेक्ट करेंगे और जैसे Ctrl+E प्रेस करेंगे तुरंत यह किस में आ जाएगा, यह सेंटर में आ जाएगा। तो बस इसका काम यही होता है।
चलिए आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है, कह रहा है कि ब्रिंग द यूजर डायरेक्टली टू द फर्स्ट स्लाइड ऑफ द पीपीटी। अगर आपको पीपीटी के फर्स्ट स्लाइड पर जाना है, मान के चलिए आपके पास बहुत सारा स्लाइड है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ढेर सारा स्लाइड है, और आप चाहते हैं कि आप यहाँ पर मान के 10वें स्लाइड पर आ गए, या जो भी स्लाइड का नाम हो, आप चाहते हैं कि पहली स्लाइड पर आ जाएं। तो इसके लिए क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस होम प्रेस करेंगे तो आप पहली स्लाइड पर आ जाएंगे। ठीक इसी का जस्ट अपोजिट होता है। और जैसे ही आप अगर चाहते हैं कि हमको लास्ट स्लाइड पर जाना है तो कंट्रोल प्लस एंड प्रेस करेंगे, तुरंत आप लास्ट स्लाइड पर चले जाएंगे। अगला पॉइंट है, अगर इंसर्ट हाइपरलिंक करना है, मान के चलिए आपके पास कोई स्लाइड है, उस पर आप हाइपरलिंक जनरेट करना चाहते हैं, तो आप कंट्रोल प्लस के प्रेस करेंगे तो यह इंसर्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हाइपरलिंक के लिए देखिए इसमें गलती हो जाता है, हाइपरलिंक स्टार्ट होता है एच से, और इसमें लोग गलती कर देते हैं, लेकिन एच से नहीं, यहाँ पर कंट्रोल प्लस एच नहीं होगा, कंट्रोल प्लस के होगा। तो अगर आप इंसर्ट करना चाहते हैं हाइपरलिंक तो उसके लिए कंट्रोल प्लस के प्रेस करते हैं। नेक्स्ट है अगला पॉइंट, प्रिंट अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। और अगर आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को प्रिंट करना चाहते हैं तो उसके लिए कंट्रोल प्लस पी प्रेस करते हैं। क्या करते हैं, कंट्रोल प्लस पी यहाँ पर प्रेस करते हैं। अगला है शो आर हाइड ग्रिड लाइंस इन पावर पॉइंट। अच्छा, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में अगर आप किसी लाइन को, ग्रिड लाइन को शो करना चाहते हैं या हाइड करना चाहते हैं, शिफ्ट प्लस F9 का यूज करते हैं। अच्छा, शिफ्ट प्लस F9 से जैसे ही प्रेस करेंगे तो वह हाइड हो जाएगा, और जैसे फिर शिफ्ट प्लस F9 प्रेस करेंगे तुरंत क्या हो जाएगा, शो हो जाएगा। यानी देखने के लिए भी और छुपाने के लिए भी शिफ्ट प्लस F9 यूज करते हैं। अगला है बिगनिंग ऑफ द लाइन। अगर आपको शुरुआत में जाना है, होम की प्रेस करते हैं। अगर आपको शुरुआत में जाना है तो होम की प्रेस करते हैं। और इसके पहले देखिए कंट्रोल प्लस होम आया था, उसमें अंतर समझिएगा। अगर आपके पास ढेर सारी स्लाइड है और आप अगर शुरुआत में पहली स्लाइड पर जाना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस होम प्रेस करेंगे, और अंत की स्लाइड में जाना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस एंड प्रेस करेंगे। और नॉर्मली ऐसे अगर आपके पास पेज है और उसमें आप बिगिनिंग मतलब शुरुआत में जाना चाहते हैं तो बिगिनिंग ऑफ द लाइन तो आप होम की प्रेस करेंगे। बस इतना अंतर समझिएगा, क्योंकि ऑप्शन जब आएगा क्वेश्चन है तो सब कुछ दे देगा इसी में। चलिए अगला प्रश्न है कि अंडू ऑपरेशन इन MS पावर पॉइंट। अच्छा, अंडू ऑपरेशन के लिए MS पावर पॉइंट में किसका यूज करते हैं, जनरली या सभी जगह वर्क करता है, कंट्रोल प्लस जेड का यूज किया जाता है। वहीं पर रीडू की बात करें, रीडू के लिए कंट्रोल वाई प्रेस करते हैं। चलिए अगला है कंट्रोल प्लस एक्स के लिए क्या करते हैं, कंट्रोल प्लस एक्स से क्या होता है, कट होता है। मान के चलिए हमने कुछ यहाँ पर लिखा, मान के चलिए हमने होम लिखा, क्या लिखा हमने, होम लिखा, और जैसे ही होम लिखा अब हमको यहाँ होम नहीं चाहिए, हमको चाहिए होम यहाँ। ठीक है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे और जैसे कट करेंगे, ठीक है, कट का ऑप्शन आता है, कट जैसे यहाँ करेंगे, कट जो जहाँ फिर पेस्ट करना चाहते हैं पेस्ट करेंगे, और पेस्ट करने से यहाँ से हट जाएगा, यहाँ से हट जाएगा। देखिए कट और पेस्ट और कॉपी और पेस्ट में अंतर होता है, एक बार बता देते हैं, कट पेस्ट और कॉपी पेस्ट में अंतर क्या होता है, इसको एक बार समझ लीजिए। कट पेस्ट से क्या होगा, जैसे मान के लिए आपने यहाँ पर F9 लिखा, F9 लिखा और आपको F9 यहाँ चाहिए, ठीक है, तो क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, कट का ऑप्शन आएगा, और जैसे यहाँ पर कट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर जाके पेस्ट कर देंगे तो यह F9 यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ से F9 हट जाएगा। लेकिन कॉपी और पेस्ट में क्या होता है, कॉपी और पेस्ट अगर इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पेस्ट करेंगे तो कॉपी का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ वाली कॉपी यहाँ पर रहेगी, ठीक है, यहाँ जो मूल है फंडामेंटल चीज़ यहाँ पर रहेगी बेसिक वाली, लेकिन कॉपी करके यहाँ पर आपने सिलेक्ट कर दिया ना, ठीक है, पेस्ट कर दिया तो ये चीज़ यहाँ भी रहेगी, यहाँ भी रहेगी। तो कट और पेस्ट और कॉपी और पेस्ट में इतना अंतर होता है। कट और पेस्ट में क्या होता है, वहाँ से चीज़ें हट के दूसरी जगह शिफ्ट हो जाती हैं, लेकिन कॉपी और पेस्ट में क्या होती है, दोनों जगह बनी रहती हैं, बस इतना अंतर होता है। और आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है कि अंडरलाइन द सिलेक्टेड टेक्स्ट। अगर कोई टेक्स्ट है उसको अंडरलाइन करना है, मान के लिए हमने लिखा, क्या लिखा, मान के लिए हमने लिखा है यहाँ पर प्रमोद सर वाराणसी, ठीक है, प्रमोद सर वाराणसी लिखा, और इसको अंडरलाइन करना है तो क्या करेंगे, अंडरलाइन इसको सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल प्लस यू प्रेस करेंगे तो यह अंडरलाइन हो जाएगा। और अगर बोल्ड करना है तो उसके लिए क्या करते हैं, कंट्रोल प्लस बी करते हैं। मान के चलिए हमने यहाँ लिखा बोल्ड ऑप्शन, ठीक है, यहाँ पर लिखा बोल्ड, क्या लिखा हमने, बोल्ड लिखा, और इसको हमें क्या करना है, बहुत यहाँ पर बोल्ड करना है तो कि दिखने में थोड़ा अच्छा लगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम सिलेक्ट करेंगे, सबसे पहले हम सेलेक्ट करेंगे, और सिलेक्ट करने के बाद, ठीक है, और तुरंत ऐसे
जैसे कंट्रोल+B प्रेस करेंगे ऐसे दिखेगा इतना, ठीक है, बोल्ड दिखेगा, BOLD, फिर ऐसे दिखेगा, ठीक है, इस प्रकार दिखेगा। तो कंट्रोल+B से क्या होता है, बोल्ड होता है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और कंट्रोल+J से क्या होता है, जस्टिफाई होता है। क्या होता है, कंट्रोल+J से जस्टिफाई होता है। चेंज द केस ऑफ द सिलेक्टेड टेक्स्ट। अगर आपको केस को चेंज करना है, लोअर को अपर में, अपर को लोअर में करना है, तो Shift+F3 का यूज करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। अभी रिसेंटली में पेपर हुआ था UP SSC का, इसमें भी पूछा गया है। सिलेक्ट द ऑल स्लाइड। अगर सभी स्लाइड को सिलेक्ट करना है तो किसका यूज करेंगे, कंट्रोल+A का यूज करते हैं। अच्छा एक बार देख लेते हैं, कंट्रोल+A से क्या होता है, ऑल सिलेक्ट होता है। कंट्रोल+B से बोल्ड होता है। कंट्रोल+C से कॉपी होता है। कंट्रोल+D से अगर आप MS पावरपॉइंट में काम कर रहे हैं और एक आपको करंट स्लाइड की डुप्लीकेट कॉपी चाहिए तो कंट्रोल+D प्रेस करते हैं। कंट्रोल+E से क्या होता है, सेंटर होता है। सेंटर में अगर किसी वर्ड को लाना है, टेक्स्ट को लाना है। और F से क्या होता है, फाइंड होता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें अच्छे से याद रखिएगा। चलिए अगला है ओपन डायलॉग बॉक्स। इसके लिए क्या यूज करते हैं, कंट्रोल+F12 यूज करते हैं। अगला पॉइंट है, कह रहा है कि टू सेलेक्ट मोर वन स्लाइड इन द प्रेजेंटेशन। तो इसके लिए करेंगे कंट्रोल और क्लिक ऑन स्लाइड। कंट्रोल पर प्रेस करेंगे और उसके बाद क्लिक ऑन स्लाइड पर क्लिक करेंगे। रिपीट द रिसेंट फाइंड। अगर आपको रिसेंट फाइंड करना है तो उसके लिए F4 प्रेस करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, F4 प्रेस करते हैं। अच्छा देखिए फंक्शन की बात करें, टोटल फंक्शन की F1 से लेकर F12 तक है। और F1 का वर्क क्या होता है, F1 का काम होता है हेल्प करना। F2 का काम क्या होता है, रीनेम करना, ठीक है, कोई फाइल है उसका नाम बदलना, ये F2 का वर्क होता है। वहीं पर F4 का क्या होता है, रिपीट फाइंड होता है, ठीक है, रिपीट द रिसेंट फाइंड। जैसे हाय लिखना है तो हाय है यहाँ पर बार बार लिखेगा। स्पेलिंग चेक करना है तो उसके लिए F7 का यूज किया जाता है। स्पेलिंग चेक के लिए F7 का यूज किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। कंट्रोल+End से क्या होता है, मूव टू द लास्ट सेल ऑन वर्कशीट। कंट्रोल+End प्रेस करेंगे तो आप लास्ट वर्कशीट पर चले जाएंगे। कंट्रोल+Home से क्या होगा, मूव टू द बिगिनिंग ऑफ वर्कशीट, और आप सबसे प्रारंभ में आ जाएंगे, वर्कशीट के प्रारंभ में कंट्रोल+Home से। अगला है कंट्रोल+Time। कंट्रोल+Time से क्या होता है, देखिए अगर आपको करंट टाइम चाहिए, क्या चाहिए, करंट MS एक्सेल में आप काम कर रहे हैं, अगर आपको करंट टाइम चाहिए तो कंट्रोल+Shift+सेमीकोलन, क्या है, कंट्रोल+Shift+सेमीकोलन प्रेस करेंगे तो यहाँ पर करंट टाइम शो कर जाएगा। अच्छा आपको करंट डेट चाहिए तो कंट्रोल+सेमीकोलन का यूज किया जाता है। ये चीज़ अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर कॉलम्स, ठीक है। आप MS एक्सेल में काम करते हैं तो ये जो MS एक्सेल में जो रो एंड कॉलम का सेगमेंट होता है, यह मिलकर क्या बनता है, यह बनता है सेल बनता है। क्या बनता है, सेल बनता है। तो जो कॉलम होता है यह अल्फ़ाबेटिकल फॉर्मेट में होता है और रोज जो होते हैं नंबर के फॉर्मेट में होते हैं। और रो और कॉलम के मिलने से क्या बनता है, रो और कॉलम के मिलने से, ठीक है, रो और कॉलम के मिलने से क्या बनता है, यह सेल बनता है। क्या बनता है भैया, सेल बनता है। और कलेक्शन ऑफ वर्कशीट क्या कहलाता है, वर्कबुक कहलाता है। देखिए एक एक सेल मिलकर, ठीक है, मान के चलिए एक सेल, फिर उसके आगे एक सेल, तो यानी एक एक सेल मिलकर क्या बनता है, वर्कशीट बनता है। और एक एक वर्कशीट मिलकर क्या बनता है, वर्कबुक बनता है। तो इस चीज़ को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। चलिए अगला पॉइंट है, सेल के एड्रेस को क्या कहा जाता है, सेल के एड्रेस को नेम बॉक्स कहा जाता है। क्या कहते हैं, सेल के एड्रेस को नेम बॉक्स कहा जाता है। सेल के कंटेंट को क्या कहते हैं, सेल के कंटेंट को फार्मूला बार कहा जाता है, इसको भी याद रखिएगा। सेल के कंटेंट को फार्मूला बार कहते हैं और सेल के एड्रेस को नेम बॉक्स कहा जाता है। अगला पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। 2023 में, पुराने वर्जन की बात कर रहा है, 2000, ठीक है, 2003 है। तो 2003 में रोज की संख्या अगर पूछे तो 65,536 है। पुराने वर्जन में 2003 में रो की संख्या पूछे तो 65,536 है। वहीं पर कॉलम की संख्या 2003 में 256। अगर नए वर्जन की बात करें 2007 की बात करेगा तो आप समझ जाइएगा कि यह नया वर्जन है। रो की संख्या 2007 में 10,48,576 है, ठीक है, 10,48,576 ऐसे आप याद रखिएगा। अच्छा अगर कॉलम की संख्या पूछे तो 16,384 है। और MS एक्सेल में भैया कोई भी फार्मूला हो हमेशा इज इक्वल टू से ही स्टार्ट होता है। तो फार्मूला स्टार्ट विथ इज इक्वल टू से स्टार्ट होता है, इज इक्वल टू साइन से स्टार्ट होता है। चलिए बात करें नेक्स्ट, यहाँ पर MS एक्सेल का पुराना एक्सटेंशन क्या होता है, यानी 2007 के पहले की बात कर रहा है तो .XLS होता है। क्या होता है, पुराना
एक्सटेंशन .xls है। वहीं पर MS एक्सेल के अगर नए एक्सटेंशन की बात करें तो नया एक्सटेंशन है .xlsx हो जाता है, नया एक्सटेंशन है। तो MS एक्सेल में 2003 तक बाय डिफ़ॉल्ट वर्कशीटों की संख्या अगर पूछे आपसे तो 3 हो जाएगी। MS एक्सेल में अगर आप 2013 वाला वर्जन आपके पास होगा तो आप देखेंगे जब MS एक्सेल ओपन करेंगे ना, उसमें वर्कशीटों की संख्या ऐसे दिखेगी, शीट 1, शीट 2, शीट 3, ठीक है, नीचे बगलिया में दिखता है, ठीक है। तो शीट 1, शीट 2, शीट 3 ऐसे दिखेगा। लेकिन जैसे आप अगर नया वर्जन यूज करेंगे, जैसे नया वर्जन के बाद 2013 के बाद वाला वर्जन, 2016 वाला, 19 वाला, 21 वाला, तो इसमें बाय डिफ़ॉल्ट वर्कशीट की संख्या 1 रहेगी। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, रिसेंटली में RRB में पूछा गया क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन याद रखिएगा। अगर 2013 की बात करेगा तो बाय डिफ़ॉल्ट वर्कशीटों की संख्या 3, और अगर नए वर्जन की बात करें, नए वर्जन के मतलब 13 के बाद वाला कौनो सन हो तो आप तुरंत ही लगा दीजिएगा 1, ठीक है। और जो नया वाला वर्जन है इसमें आप जब चेक करेंगे ना, आपके पास अभी लैपटॉप है तो उसके बाद तुरंत आप चेक करिए, MS एक्सेल जैसे ओपन करेंगे 2016 वाला वर्जन हो, 19 वाला, 21 वाला, तो उसमें बाय डिफ़ॉल्ट वर्कशीटों की संख्या 1 शो करेगा। तो ऐसे याद रखिएगा, 13 में 3 दिखता है और नए वाले में 1 दिखता है। अगला है यदि MS एक्सेल, ठीक है, यदि MS एक्सेल में वर्जन ना दिया हो और वह किस वर्ष का है तो बाय डिफ़ॉल्ट वर्कशीटों की संख्या आप 3 लगाइए, यानी पुराना वर्जन ही लगाइएगा। अगर वर्जन ना दिया हो, अगर पूछ ले आपसे MS एक्सेल 2016 में बाय डिफ़ॉल्ट वर्कशीटों की संख्या, तो आप जान जाएंगे कि नए वाले की बात कर रहा है, तो नए वाले में 1 हो जाएगी। पुराने वाले की बात करेगा तो उसमें 3। अगर वर्जन ही ना दिया हो, अगर दे दे कि MS एक्सेल में बाय डिफ़ॉल्ट वर्कशीटों की संख्या कितनी होती है तो आप 3 लगाइएगा। चलिए अगला पॉइंट है कलेक्शन ऑफ सेल। तो कलेक्शन ऑफ सेल क्या कहलाता है, या वर्कशीट कहलाता है। कलेक्शन ऑफ वर्कशीट क्या कहलाता है, वर्कबुक कहलाता है। और स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ सेल क्या कहलाता है, या स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एक्सेल या सेल कहलाता है। तो इसको अच्छे से याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और यहाँ पर हमने MS एक्सेल और MS पावर पॉइंट से इंपॉर्टेंट सेगमेंट को कवर किया और इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की को कवर किया। नेक्स्ट वीडियो में PYQ प्रश्न को कवर करेंगे, जो इससे रिलेटेड आज तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, MS पावर पॉइंट, MS एक्सेल और इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की को अच्छे से हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और फ्रेंड्स एक जरूरी सूचना, अगर आप लोग UPSSC की तैयारी कर रहे हैं तो ये हमारी ई बुक है, इसको आप लेकर तैयारी कर सकते हैं। और इस बुक को लेने का प्रोसेस क्या है, जो स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है 9793661506, इस पर आपको 125 रुपये पेमेंट करके स्क्रीनशॉट इसी नंबर पर सेंड करना है और आपके व्हाट्सएप पर यह ई बुक प्रोवाइड कर दी जाएगी। उसी प्रकार कंप्यूटर की भी ई बुक है, यहाँ पर हर एक टॉपिक को अच्छे से डिजाइन किया गया है। तो इस बुक को लेने का प्रोसेस भी सेम एज इट इज़ है कि जो स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है 9793661506, इस पर आपको 149 रुपये पेमेंट करके स्क्रीनशॉट, अपना नाम, डिस्ट्रिक्ट इसी नंबर पर सेंड कर देना, या फ़ोन पे और व्हाट्सएप नंबर दोनों है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये रही आज की वीडियो, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिएगा, टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, खुश रहिए और मस्त रहिए और पढ़ाई करते रहिए।